जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं दर्शकों का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 19 मई 2021 के इस सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज एक ही सत्र में बात करेंगे, मगर संयुक्त रूप से दो समाचार पत्रों में छपे संपादकीय लेखों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही विषय के ऊपर छपे और यह विषय है चक्रवात तौतेर। जैसे हमें मालूम है, पूरी जो वेस्टर्न कोस्ट है भारत की वो प्रभावित हुई इस चक्रवात से, और यह चक्रवात को बहुत ही ताकतवर माना जाता था। पिछले दशकों में आए हुए सारे चक्रवातों से यह ताकतवर था। हालांकि बहुत ही अच्छा प्रिडिक्शन हुआ, यहाँ बहुत ही अच्छा फोरकास्टिंग हुआ हमारे भारतीय हवामान विभाग के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में जानहानि जो है वो टली है। मगर फिर भी कुदरती आपदा है, वो तो नुकसान करके ही जाती है, तो कुछ एक नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं इस चक्रवात को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यह चेतावनी है भूमंडलीय जो उष्मीकरण हो रहा है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको लेकर यहाँ चिंता व्यक्त की जा रही है। कि कहा जा रहा है कि संभवतः ये चक्रवात जो है वो भूमंडलीय जो उष्मीकरण है उसका ये परिणाम है। और अगर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं जागी इस दिशा में काम करने के लिए, इस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो आगे का समय जो है वो और घातक हो सकता है और बदतर हो सकता है। तो देखेंगे पूरी चीज है। जैसे टाइटल आपको दृश्यमान है, एक लेख द हिंदू से है, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया से है। स्टॉर्मी स्टार्ट जो कि द हिंदू से है, और तौतेज वार्निंग जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से है। स्टॉर्मी स्टार्ट में हमें मात्र और मात्र जो फैक्चुअल माहिती है वो यहाँ दी गई है, सारी जो तथ्यात्मक बाबतें हैं वो यहाँ दी गई है। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है तौतेज वार्निंग, उसमें हमें जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो चेतावनियां दी जा रही है उसकी यहाँ बात की गई है। ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और काफ़ी सारे अन्य तथ्यों की भी चर्चा हुई है। तो दोनों को संयुक्त रूप से देखेंगे। यहाँ तथ्यात्मक बातें जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ नीति निर्माण की बातें हैं। दोनों को मैंने आपके लिए संयुक्त रूप से इकट्ठा कर दिया है और मैं आपको एक ही रूप में इसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, देखेंगे। मगर उससे पहले लेखों की तस्वीर है। सबसे प्रथम द हिंदू का लेख बेनाम लेख है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तथ्यात्मक माहितियों का सहारा लिया हुआ है, कितने राज्यों में कितनी गति थी, कहाँ से वो शुरू हुआ, इत्यादि चीज़ों के ऊपर यहाँ भार दिया हुआ है। और साथ ही में जो दूसरा लेख है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसकी भी डिजिटल रेप्लिका हमारे पास है, और इसमें नीति निर्माण की बात की गई है कि जो अरब सागर में ये जो निर्माण हुआ, ये चक्रवात या ये साइक्लोन कह लीजिए, स्टॉर्म कह लीजिए, ये चक्रवात किन परिणामों से यह बना है, किन परिणामों से यह इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली बना है, तो इसकी बात यहाँ की गई है। दोनों को देखेंगे। साथ ही में अगर इस पूरे विषय को हमारे पाठ्यक्रम के साथ अगर हमें जुड़ना है, लिंक करना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सनदी सेवाओं में जो मुख्य परीक्षाएं होती है, आमतौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसमें GS 1 पेपर में, जनरल स्टडीज 1 में ज्योग्राफी खंड के साथ जुड़ा हुआ है। और ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना और उसमें होगा साइक्लोन। आमतौर पे कई सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना आमतौर पे इसे कहा जाता है। तो इसमें साइक्लोन होते हैं, अर्थक्वेक होता है, या आप समझ लीजिए वोल्केनो होता है। मगर यहाँ आज हमारी चर्चा का केंद्र साइक्लोन है, और हमारा जो लेख है वो भी आज इसी जियोफिजिकल फिनोमिना के ऊपर आधारित है। तो आज इसकी चर्चा करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे इस सेशन के लिए, यानी कि रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन के लिए, हम लोग यह मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में हम लोग लेख के आधार को जानते हैं, लेखकों के बारे में उसका परिचय लेते हैं। साथ ही में दूसरे चरण में जो कि महत्वपूर्ण बातों का है, इसमें हम लोग हाईलाइट्स की बात करते हैं। जो तथ्यात्मक माहितियाँ, जो आंकड़े, जो परिभाषा है हमें यहाँ लेखक ने दी हुई है अपने लेख में, उनको हम लोग यहाँ जो है सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि उसको अलग करते हैं, और जो महत्व की चीज़ें हमारी परीक्षा के लिए उसको आपके सामने रखते हैं। और साथ ही में अगर लेख परिपूर्ण ना हो, लेख अगर हमारी परीक्षा ज़रूरतों को ना संतोषता हो, तो हम उसमें
इनपुट्स के रूप में कुछ ऐसी माहितियां डालते हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए, चाहे वो प्राथमिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट हो, इसमें हमें मददरूप साबित हो सके, तो वो तीसरे चरण में देखते हैं। मगर अगर लेख परिपूर्ण ना हो तो, और आमतौर पे पिछले कुछ दिनों को अगर छोड़ दे तो आमतौर पे अधिकांश जो लेख होते हैं वे परिपूर्ण नहीं होते। किसी भी एक मुद्दे के ऊपर एक ही दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो अभ्यर्थी के लिए यह पूरी चीज को समझना जरूरी होता है। अभ्यर्थी मात्र और मात्र एक दृष्टिकोण को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, उसे चीजों को समझनी होती है। 360 डिग्री व्यू जो है किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी अभ्यर्थी को बनाना पड़ता है, तो इसका ही प्रयत्न हम लोग यहाँ इस सेशन के तहत करने का प्रयास करते हैं, इस सीरीज के तहत करने का प्रयास करते हैं। आई एम सॉरी। और अगर आज की बात करें तो निष्कर्ष तो आज एक ही है। साइक्लोन तोते के ऊपर पूरा का पूरा लेख आधारित है, दोनों के दोनों लेख आधारित है, तो निष्कर्ष तो यहाँ खत्म हो गया। अब रही बात महत्वपूर्ण बातों की और संशोधित तत्वों की, तो उसमें हम लोग मात्र और मात्र महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। संशोधित तत्वों को हम लोग यहाँ इसमें इंक्लूड कर देंगे। अलग से इसके ऊपर हम लोग कोई आज बात नहीं करेंगे। जो कुछ भी चीजें हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है, वो हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण बातों में ही देख लेंगे। और महत्वपूर्ण बातों में भी मैंने जैसे आपको बताया कि एक लेख जो है उसमें तथ्यात्मक बातें की गई है, एक लेख में नीति निर्माण की बातें हैं, तो इस तरह कुछ हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण बातों से, जिसमें जो आज का जो हीरो है या आज का नायक कह लीजिए, साइक्लोन तोते, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया 2-3 दिनों में, क्योंकि बहुत ही ताकतवर था, पावरफुल था, और इसका नाम भी थोड़ा सा भिन्न है। और ये नामकरण जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि एक मैकेनिज्म है जो इंडियन ओशन में जो रहने वाला कंट्री है, इंडियन ओशन के बेसिन में रहने वाला कंट्री, उन लोगों ने एक नाम की सूची तैयार की है। प्रत्येक देश ने 8-8 नाम दिए हैं, और ऐसे कुल 8 या 9 देश है, तो कुल मिला के 64-65 जो है नामों की सूची है हमारे पास। और वर्ष प्रति वर्ष 1 by 1 इसमें से नाम अलॉट होते हैं। ठीक है, तो यह नाम म्यांमार के द्वारा दिया हुआ है, ये हमें बात याद रखनी होगी। और कई कई परीक्षाओं में यह नाम के अर्थ को भी जो है महत्वता दी जाती है। तो यह नाम का अर्थ है ए लाउड वॉइस मेकिंग लिजर्ड, यानी कि बहुत ही जो है एक बहुत ही ताकत से आवाज करने वाली लिजर्ड, तोते, यानी कि बर्मीज में एक बड़ी आवाज करने वाली लिजर्ड कहा जाता है। तो ये नाम हमें ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ी फैक्ट फाइल चेक कर लेते हैं यहाँ जो हमारे सामने है। देखिए, यह सबसे प्रथम तो एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। एक्सट्रीमली सिवियर, इसमें काफी प्रकार है, सिवियर होते हैं, वेरी सिवियर होते हैं, एक्सट्रीमली सिवियर होते हैं। इसमें से यह सबसे ऊपर का था जो कि एक्सट्रीमली सिवियर था। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया था। और SSHWS जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मात्र और मात्र चक्रवातों के अध्ययन के लिए बना है, तो उनके द्वारा यहाँ इसे कैटेगरी 4 में रखा गया है। देखिए, यह इसकी सैटेलाइट इमेज है इसके फॉर्मेशन की। अब धीरे धीरे वो फॉर्म होकर भारत की तरफ, भारत के पश्चिम तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन May 14, 2021। आज 19/5 है और ये बना था 14/5 को, यानी कि 5 दिन में आके वो खत्म भी हो गया और काफी सारी नुकसानी भी कर गया। डिसिपेटेड यहाँ करंटली एक्टिव बताया जा रहा है, मगर अगर रियल टाइम देखें तो ये अब डिस्पर्स हो गया है और लगभग अजमेर के करीब कहीं, राजस्थान के अजमेर के करीब कहीं डिस्पर्स हो गया है। और इसकी असर जो है वो तो न्यू दिल्ली तक लगने वाली है। हालांकि वो असर माइल्ड होगी, मात्र और मात्र तेज हवाएं चलेगी या जो है थोड़ी बहुत बारिश होगी, मगर जो वेस्टर्न कोस्ट था वो सीवियरली अफेक्टेड था। कितना अफेक्टेड था हम लोग इस चर्चा में आगे देखेंगे। हाईएस्ट विंड 3 मिनट तक यहाँ 195 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो नापी गई है, कांस्टेंट 3 मिनट तक। और 1 मिनट तक 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड या रफ्तार यहाँ नापी गई है। तो ये बहुत ही आप समझ लीजिए एक प्रकार से घातक था। मगर
फॉर्चुनेटली जब इसने लैंडफॉल किया गुजरात में तो कहा जा रहा है कि ये थोड़ा दुर्बल हो गया था। इसकी जो गति 117 किलोमीटर थी प्रति घंटा, वो गुजरात तक आने तक लगभग हो गई 130 किलोमीटर पर आवर। और जब से लैंडफॉल शुरू हुआ तो ये तो एक फिनोमिना है, जब किसी भी साइक्लोन जब लैंड के साथ टकराता है तो वहां से साइमल्टेनियसली उसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ही वो लैंड में आगे अप्रोच करता है वैसे वैसे उसकी ताकत, उसकी गति कम पड़ जाती है। तो धीरे धीरे जब से गुजरात में उसने एंट्री करी तो धीरे धीरे वो अब जो है माइल्ड होने लगा। तो इसीलिए आईएमडी ने भी इसे एक्सट्रीमली सीवियर से निकालकर वेरी सीवियर में जो है उसे डाला था और धीरे धीरे वो डिस्पर्स भी हो गया। लोएस्ट प्रेशर 950 एम बार, जो कि एक टेक्निकल भाषा है जो हमारे लिए कोई महत्व की नहीं है, मगर यहाँ फिर भी आपके सामने मैंने रखी है। फर्टालिटीज अब तक हो गई है 45, 100 प्लस मिसिंग है। हालांकि हमारी जो सेना है वो इसमें कार्यरत है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सारी एजेंसियां कार्यरत है और इनके कार्य से ही कम से कम न्यूनतम नुकसानी हमें हुई है। न्यूनतम हमें जो है कैजुअलिटी देखने को मिली है, न्यूनतम हमें नुकसानी देखने को मिली है। मगर अगर ये फोर्सेस हमारे पास नहीं होती, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्स हो जिसमें नेवी का समावेशन कर सकते हैं, एयरफोर्स का समावेशन कर सकते हैं, तो पता नहीं कैजुअलिटी कितनी होती और नुकसान जो है आर्थिक वो भी कितना होता। डैमेज यहाँ नापा गया है कि $7 लाख से अधिक रुपयों का यहाँ डैमेज हो सकता है। वित्तीय नुकसान जिसे कहते हैं, $7 लाख से अधिक। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी नुकसानी है पूरे देश के लिए, इंक्लूडिंग सीवियरली अफेक्टेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग गुजरात, क्योंकि गुजरात में से ही लैंडफॉल हुआ था। और गुजरात के अलावा भी जो पश्चिमी तटीय राज्य है भारत के, उसमें भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये बात रही इसके फैक्ट की। अब आगे देखें तो सबसे पहले हमें इसका मार्ग देखना है कि कहाँ से ये बना, इसका उद्गम स्थान क्या है और कैसे है वो आगे बढ़ा। तो देखिए यहाँ हिंद महासागर में लक्षद्वीप के नीचे कहीं बना था और कहा जा रहा है कि ये करीब हमारी जमीन से 700 किलोमीटर दूर था, 700 किलोमीटर फार, जहां उसका निर्माण हुआ। फिर वहां से धीरे 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 वो आगे बढ़ा भारत के पश्चिम तट की ओर। फिर धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ा मुंबई के साथ, जो यहाँ वेस्टर्न स्टेट्स है, वेस्टर्न सिटीज है, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, आई मीन, उनको भी प्रभावित करके वो आगे चल रहा था। और इसने लैंडफॉर्म यहाँ गुजरात से किया। फिर धीरे धीरे वो गुजरात से भी आगे बढ़ा, गुजरात के सौराष्ट्र से होके वो आगे बढ़ा और यहाँ कहीं वो डिस्पर्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका रूट है। हालांकि सबसे प्रथम तो ऐसा माना जा रहा था कि इसका रूट अलग सा है, इसका रूट कुछ ऐसा माना जा रहा था। और अगर ये रूट रहता, इट वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड रूट, अगर ये रूट रहता तो कच्छ जो है गुजरात का, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, वो अफेक्ट होने वाला था। मगर रूट चेंज हुआ तो कच्छ बच गया और सौराष्ट्र जो है वो आ गया इस चक्रवात के रूट के मध्य में। और चक्रवात जो है वो सौराष्ट्र के भीतर से, उसके बीच से वो होके आगे चढ़ा। काफ़ी नुकसानी हुई है, आर्थिक नुकसानी हुई है, कृषकों को नुकसानी हुई है, क्योंकि ये आम का सीजन है, पेड़ों के ऊपर आम लगे हुए थे। मगर यहाँ चक्रवात ने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीस का ये आज हमें जो है नुकसान होने की भीति है। हालांकि इसका कोई अभी ठोस अनुमान जो है वो हमारे सामने नहीं आया है, मगर समय के चलते वो भी आ जाएगा। तो ये बात रही इसके रूट की। अब अगर अफेक्टेड रीजन्स की बात करें तो सारे वेस्टर्न कोस्ट के स्टेट्स, सारे वेस्टर्न कोस्ट के जो हमारे स्टेट है वे अफेक्टेड है, जिसमें केरला है, जिसमें गोवा है, जिसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र और आखिरी में गुजरात। सो
5 ऑफ द स्टेट्स आर सीवियरली अफेक्टेड फ्रॉम दिस स्टॉर्म। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे प्रथम ये ऐसे जाने वाला था, मगर उसने अपनी दिशा बदली और वो यहाँ पैरेलली वेस्ट कोस्ट के साथ ऊपर सीधा गुजरात के सौराष्ट्र में आ गया और यहाँ लैंडफॉल किया था। दीव और कह लीजिए ऊना। दीव एक यूनियन टेरिटरी है जो कि दमन का हिस्सा है, और ऊना जो एक गुजरात राज्य का अभिन्न हिस्सा है, दीव के बहुत ही करीब है, समुद्र तट है, और इसीलिए यहाँ बहुत ही बेहद नुकसान हुआ। और कहा जा रहा है कि यहाँ जब लैंडफॉल हुआ तो इसकी स्पीड थी 133 किलोमीटर पर आवर, और इतनी स्पीड जो है वो काफ़ी नुकसानी कर सकती है और इनफैक्ट करीब ही है। जो इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिशमेंट थे उसको उखाड़ कर फेंक दिया, जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट थे, टेलीकम्युनिकेशन के लिए मोबाइल के टावर थे, फाइबर ऑप्टिकल्स थे, डेटा कनेक्टिविटी थी, वो सारी चीज़ों को यहाँ तहस नहस कर दिया। और कहा जा रहा है कि अभी भी रिस्टोर होने में कम से कम एक हफ्ता लग सकता है फिर से नॉर्मलिटी लाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ऊपर से कोविड की लहर चल रही है, हॉस्पिटल में जो दर्दी है वो जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे समय में ऐसी कुदरती आपदा आना और इसमें सरकारों को मैनेज करना वो अपने आप में एक चुनौती है, मगर फिर भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्यूरेट फोरकास्ट के साथ हमारी सरकार ने ये कर दिखाया है। तो इसमें सबसे प्रथम हमें अभिनंदन देना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए IMD का, जो बहुत ही सचोट फोरकास्ट हमें आजकल देती है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए यह टेक्नोलॉजी का, जो टेक्नोलॉजी हमें इतने दिनों पहले किसी भी ऐसे चक्रवात या किसी भी ऐसे फिनोमिनो के साथ वाकिफ करवाती है और हमें तैयारी करने का समय देती है। यह फोरकास्ट से काफ़ी तैयारी की भारत सरकार ने की, राज्य सरकार ने की, राज्यों की सरकारों ने की, मात्र गुजरात की बात नहीं मगर राज्यों की सरकारों ने की, और काफ़ी हद तक कैजुअलिटीज़ को बहुत ही नियंत्रित करने में हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। लगभग कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगह लाया गया, जो कि समुद्र तट के बहुत ही करीब रहने वाले थे, ठीक है। अन्यथा अगर इन लोगों का माइग्रेशन नहीं होता तो हो सकता था कि कैजुअलिटी का आंकड़ा जो है वो काफ़ी गुना बड़ा हो सके या बढ़ जाए, ठीक है। नेवी को जो है पूरी आपदा प्रबंधन देना, उसका चार्ज देना, वो भी अपने आप में एक अच्छा निर्णय साबित हुआ। नेवी ने बहुत ही उम्दा कामगिरी की, देश की सेवा की, उसके लिए हम उसके भी यानी कि नेवी के भी शुक्रगुजार है। तो ये चीज़ है जिसमें हमने रूट देखा और साथ ही में अफेक्टेड स्टेट्स की बात की। अब IMD जो है वो लगभग 4 प्रकार के वार्निंग्स इश्यू करता है अगर कोई स्टॉर्म हमें देखने को मिले, जो यहाँ हमारे पास है। एक के बाद एक देखेंगे क्या है। सबसे प्रथम स्टेज 1 साइक्लोन वॉच इश्यूड 72 आवर्स इन एडवांस, आई एम सॉरी, डिस्कसेस द लाइक्लीहुड of development of a cyclonic disturbance in the northern Indian Ocean and a coastal region likely to experience adverse weather. Yes, सबसे प्रथम वार्निंग जहां साइक्लोन के ऊपर अभी नजर रखी जा रही है कि क्या जो लो प्रेशर जो एस्टेब्लिश हुआ है, जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्या ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा, क्या ये ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसकी बात जो है वो यहाँ स्टेज 1 में की जाती है। स्टेज 2 में साइक्लोन अलर्ट इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस। पहला था इश्यूड 72 आवर्स इन एडवांस, दूसरा है इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एडवर्स वेदर ओवर द कोस्टल एरियाज। अब मालूम पड़ गया कि यह जो लो प्रेशर था वो तब्दील हो गया है पूर्ण चक्रवात में, तो यहाँ साइक्लोन अलर्ट जारी किया जाएगा। कोस्टल एरियाज को कहा जाएगा जो हवामान है या जो मौसम है वो बिगड़ने वाला है, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो यहाँ स्टेज 2 में होगा। स्टेज 3 में साइक्लोन वार्निंग इश्यूड 24 आवर्स इन एडवांस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एडवर्स वेदर और द कोस्टल एरिया, द लोकेशन ऑफ अ लैंडफॉल इज डिस्कस्ड एट दिस स्टेज। फिर स्टेज 3 में जो कि 24 घंटों का पहले इश्यू की जाती है, उसमें 100% कहा जाता है कि भाई आपको अब ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। 24 घंटों के अंदर लगभग ये चक्रवात जो है वो हमसे टकराएगा या आ जाएगा। हवामान जो है या आप समझ लीजिए मौसम जो है वो बिगड़ने वाला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी जाती है। और साथ ही में लैंडफॉल कहाँ से करने वाला है साइक्लोन, उसका रूट क्या होगा वो भी यहाँ डिस्कस किया जाता है स्टेज 3 में। और आखिरी में आता है स्टेज 4 जो कि लैंडफॉल आउटलुक है। issued 12 hours in advance of the commencement of adverse weather over the coastal areas, the track of the cyclone after the landfall and the possible impact inland is discussed at this stage. Yes, कि कहाँ पर एग्जैक्ट लैंडफॉल करेगा, कितनी स्पीड होगी,
क्या क्या हमें तैयारियां करनी है, लोगों के माइग्रेशन या इत्यादि कोई चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ लैंडफॉल आउटलुक में डिस्कस होती है। तो कुल मिला के जब स्ट्रॉम बनता है तो वहाँ से आईएमडी जो है वो इस स्ट्रॉम को उसके डिस्पर्स होने तक 4 स्टेजेस में हैंडल करती है, नेमली स्टेज 1 साइक्लोन वॉच, स्टेज 2 साइक्लोन अलर्ट, स्टेज 3 साइक्लोन वार्निंग एंड स्टेज 4 इज लैंडफॉल आउटलुक। तो यह 4 स्टेज के तहत हमें वार्निंग्स जो है वो जारी की जाती है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें है। साथ ही में एक बात ये भी है कि आज जो ये साइक्लोन उठा है वो गुजरात में पिछले दशकों में से आने वाला सबसे बड़ा साइक्लोन है। साथ ही अगर इसके कारणों की तपास करें तो इसका मेन कारण आ रहा है भूमंडलीय उष्मीकरण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय उष्मीकरण ये सबसे बड़ा जिम्मेदार तत्व या जिम्मेदार फैक्टर कह लीजिए माना जाता है इस साइक्लोन का, क्योंकि इस साइक्लोन की जो तीव्रता थी वो तीव्रता एबनॉर्मल थी, असामान्य थी। और यहाँ जो विशेषज्ञ है, जो साइंटिस्ट है, जो आप समझ लीजिए भूगोल शास्त्री है, इन सबके द्वारा एक ही सुर गाया जा रहा है, और ये सुर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटेंस स्टॉर्म। ठीक है, और पिछले कई सालों में भी हमने देखा है, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की असर त्वरित ही हो जाए। कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। अगर 2019 देखें तो उसमें हमने वायु देखा था, बहुत ही भयंकर था। 2020 की बात करें तो हमने निसर्ग देखा था जिसने मुंबई के ऊपर आक्रमण किया था, और ये निसर्ग जो चक्रवात था वो दरअसल मुंबई का सबसे बड़ा चक्रवात था जून 1891 से 2020 तक का। तो आप समझ लीजिए कितना इंटेंस ये निसर्ग था। फिर बाद में 2021 में हमने शुरुआत में ही पहला ही इतना भयंकर तोते नामक चक्रवात देखा। तो यहाँ एक ही, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही मत आ रहा है कि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग आज इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। प्लस ग्लोबल वार्मिंग से इनकी इंटेंसिटी तो बढ़ती ही है, इनकी स्पीड, इनकी गति, इनकी आक्रमण ताकत तो बढ़ती ही है, मगर उसके साथ साथ नंबर ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन जो है वो भी बढ़ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब नहीं था तो इतनी ज़्यादा मात्रा में साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होते थे, मगर आज ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में साइक्लोन फॉर्मेशन भी होते हैं। प्लस भारत की बात करें तो भारत हमें मालूम है कि हिंद महासागर में बसा देश है, हिंद महासागर के भी उत्तर के भाग में बसा देश है। तो हम लोग तो वैसे भी ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनसे वैसे भी प्रभावित है, और उसमें ग्लोबल वार्मिंग की मार जो इन साइक्लोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में मदद करता है और बहुत ही तीखे, बहुत ही गतिशील बनाने में मदद करता है, जो कि भारत के साथ टकराते हैं। ऑन एवरेज कहा जाता है कि भारत के साथ अगर पश्चिमी तट की बात करें तो 2 से 3 चक्रवात भारत के साथ जो है भिड़ते हैं प्रतिवर्ष, और अगर पूर्वीय तट की बात करें तो पूर्वीय तट में भी प्रतिवर्ष 2 से 3 चक्रवात वहाँ बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, और भारत के साथ भारत के उत्तरीय भाग में टकराते हैं और साथ ही में नुकसान करते हैं। वैसे ही अरब सागर में भी प्रतिवर्ष 2-3 बनते हैं और भारत की पश्चिम सीमा, पश्चिम तट के साथ टकराते हैं, विनाश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के पीछे अब ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार लगता है। प्लस यहाँ वार्निंग सरकारों के लिए भी दी गई है कि अगर इस चक्रवात को सरकार ने एक चेतावनी के रूप में नहीं लिया और इस क्षेत्र में काम करने के लिए अगर वे आगे नहीं बढ़े तो हो सकता है कि आने वाला समय जो है वो और खराब हो। आने वाले समय में भारत को, भारत के पश्चिम व पूर्व तट को ज़्यादा अधिक तीव्र ऐसे चक्रवात देखने मिले, ऐसी नुकसानी देखने मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमें समझनी थी, हमने सक्सेसफुली समझी भी। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जो कि इस पूरे विषय के ऊपर आधारित है। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। 3 कथन हमारे सामने है। सबसे प्रथम, चक्रवात तोते है गुजरात पर पिछले दशकों में आने वाला सबसे तीव्र चक्रवात था। दूसरा, चक्रवात ने पूरे दक्षिण व पूर्वीय भारत को प्रभावित किया। तीसरा, यह चक्रवात भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। आपको इन कथनों को पढ़ना है, उसके ऊपर विचार करना है, और इनमें से जो सत्य, जो कथन आपको लगे, जो ट्रू लगे, उसको आपको जो है चुनना है
चाहे एक सत्य हो, चाहे दो हो, चाहे तीनों के तीनों हो, वो आपको डिसाइड करना है। ऑप्शन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन बी कहता है केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल एक और तीसरा कथन सही है। और ऑप्शन डी कहता है केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब पिन अप किया जाएगा इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में अगर आप सनदी सेवक की तैयारी कर रहे हैं और आगे चलकर सीरियसली इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जीएस के लिए ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ जुड़े। ग्रोथ मोड यूपीएससी आपका जीएस का जो सिलेबस है वो एक्सक्लूसिवली तैयार करवाएगा। हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही प्रीमियर करते हैं, यहाँ से ही ब्रॉडकास्ट होता है। तो आपके लिए घर बैठे तैयारी करना जो है वो आसान हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं रेगुलरली, आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, साथ ही में शेयर भी कीजिए ताकि अन्य छात्रों तक, अन्य सीरियस एस्पिरेंट्स तक भी हमारा यह क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, उनको भी पढ़ने का, समझने का फ़ायदा मिले। सो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके अच्छे विश्लेषण व जो है एक प्रकार के रिसर्च के साथ, संशोधन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।